तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरीके की स्टेट्स हैं, वहां के लिए कसावा हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि स्वीट सॉर्गम या शुगर बीट, ये दूसरा ऑप्शन खुला हुआ हो। नेक्स्ट प्लीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुगर। मैं सुबह पढ़ रहा था कि हमने उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल जो लगाई थी वो 1903 में प्रतापपुर में लगाई थी। तो क्या हम 1903 में जो प्लांटेशन व्हाइट शुगर बनाना शुरू किए थे, इसको जीवन भर कैरी करेंगे? प्लांटेशन व्हाइट शुगर के अलावा हम कोई शुगर बनाएंगे ही नहीं। बाय एंड लार्ज आप देख लें, सारी की सारी फैक्ट्रियां विद एक्सेप्शंस ऑफ वेरी फ्यू एक ही तरीके की शुगर बना रही हैं, प्लांटेशन व्हाइट शुगर। ये उस फैक्ट के मतलब हिंदी में मैं नहीं कह पा रहा हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे देश की 70% चीनी जो है वो मल्टीनेशनल्स को कह लीजिए या एफएमसीजी को जाती है। 70% चीनी जो है बल्क कंज्यूमर को जाती है, जिनको कि पेप्सी कोला, कोका कोला, बॉर्नवीटा, फार्मेसी वाले और दुनिया के लोग लेते हैं, और 30% आप और हमारे जैसे कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चीनी का दाम 23 रुपए चल रहा है या 24 रुपए चल रहा है, तो हु इज बीइंग सब्सिडाइज्ड? हम सब्सिडाइज कर रहे हैं पेप्सी कोला को, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं कोका कोला को, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं एफएमसीजी कंपनियों को, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं एमएनसीज को। तो क्या चीनी मिलें आपस में मिलकर ये नहीं सोच सकती? बहुत सारी चीनी मिलें इस तरीके की हैं जो कि उनको एक्सक्लूसिव उनको सप्लाई करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सप्लाई करती हैं और उसके ऊपर प्राइस प्रीमियम लेती हैं। तो क्या हम दो तरीके की जैसे सोचते हैं, एक कॉमर्शियल सिलेंडर है और एक डोमेस्टिक सिलेंडर है, तो एक कॉमर्शियल शुगर है और एक डोमेस्टिक शुगर है? या प्रोसेस में इस तरीके के ऑप्शन नहीं रख सकते कि हम एक फ्लेक्सी फैक्ट्री रखें, रॉ प्लांटेशन व्हाइट और रिफाइंड शुगर किसी भी प्रोपोर्शन में या प्रोसेस को थोड़ा बहुत चेंज करके हम बना सकें? नेक्स्ट स्लाइड पे जरा। क्योंकि आप देखें कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। शायद हम लोगों ने जब शुरू की होगी अपनी लाइफ व्हेन वी वर यंग, तो जाते होंगे दुकान पे और ऐसे ही चीनी 5 किलो 2 किलो 1 किलो लेते होंगे, तो वो किसी कागज में या किसी थैले में रख के दे देता होगा। आज आपकी तारीख में आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहां पे कि आपकी पैकेज शुगर है, बिकॉज यू आर श्योर कि इट इज पैक्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन, यू आर श्योर अबाउट द वेट एंड देयर इज अ शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ऑल्सो। आप हर चीज पैक लेना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो कंज्यूमर को प्रेफरेंसेस को देखते हुए, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आप अपने शुगर का डाइवर्सिफिकेशन भी सोच सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, सल्फरलेस शुगर की तरफ जा सकते हैं, या उसी में रॉ रिफाइंड शुगर की भी बात कर सकते हैं। जब रॉ शुगर की सब्सिडी की सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आगे आना चाहिए कि उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वगैरह कुछ दें। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ हम लोगों को चिंतन विचार करना पड़ेगा। हाई प्रेशर कोजनरेशन हो, डिस्टलरीज हो, मल्टी प्रोडक्ट शुगर फैक्ट्रीज हो, पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो, इन सब के बारे में बात जरूर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। और आखिर में कि भाई आप सीजन कितना है आपका? जब हम पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि जी कैलकुलेशन जब करना तो 160 दिन का सीजन ले लेना। आज की तारीख में सीजन 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन, 130 दिन। तो इट इज जस्ट लाइक कि यू आर अर्निंग फॉर 5 months एंड ट्राइंग टू फीड योर फैमिली फॉर होल ईयर। 5 महीने कमाना है और पूरे साल आपको चलाना है। तो क्या हम दूसरी चीजों को नहीं देख सकते? जब हम एक कॉम्प्लेक्स की अवधारणा कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हम उसका इंटीग्रेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से नहीं कर सकते? जब हम को जनरेशन पे जा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरे फ्यूल भी इस्तेमाल कर लेंगे, हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम डिस्टिलरी चलाएंगे और उसमें भी दूसरे रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, लैंड एरिया है, को जनरेशन है, तो पावर भी है, सब कुछ है। तो क्या एडिशनल इनकम के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ हम कुछ टाई अप नहीं कर सकते? नेक्स्ट प्लीज। चाहे हम डेयरी इंडस्ट्री चलाएं, नेक्स्ट कुछ भी करें हम, बट वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। आपकी सारी यूनिटें जो होती हैं वो शहर से बाहर होती हैं, रूरल एरिया का आपको एडवांटेज मिलता है।
आज की तारीख में आपको ये सब देखने में लग सकता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या ये डेयरी इंडस्ट्री है, क्या केचअप इंडस्ट्री है, क्या पैकेजिंग ऑफ द वेजिटेबल्स है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने तो एक वाटर बॉटलिंग प्लांट भी लिखा है क्योंकि somebody was raising about the CPCB norms. नेक्स्ट प्लीज। अभी सीपीसीबी ने जो नया नॉर्म दिया है उसके हिसाब से आपको एक चीनी मिल में जो आपका डिस्चार्ज होगा उसको लिमिट करना है 40 लीटर पर टन ऑफ द केन, जो अभी तक 100 लीटर पर टन ऑफ द केन था। गन्ने में 70% पानी होता है। आपको रिसाइकलिंग के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, वाटर प्योरिफिकेशन के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप उसके डिस्चार्ज को 40 लीटर पर टन ऑफ द केन ला पाएंगे। सो इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द एनजीटी और सीपीसीबी नॉर्म्स, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एडिंग समथिंग टू योर रेवेन्यू पॉट। अगर आप पानी बचाते हैं, आपके पास तमाम तरीके की स्ट्रीम्स होती हैं, गुड, नॉट सो गुड एंड बैड, जिनको कि आप अपनी टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड एंड लेस पॉल्यूटेड, और जो भी कह सके आप। तो भाई जो कंडेंसेट अवेलेबल है, 10% कंडेंसेट भी ऐसा होता है कि जो कि सरप्लस होता है। तो 10% कंडेंसेट को हम अगर आइसोलेट कर लें, उस कंडेंसेट में भी ये देख लें कि किसकी क्या सीओडी बीओडी वैल्यूज हैं या क्या उसके माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके हिसाब से क्या उस पानी को हम रिसाइकिल टू द एक्सटेंट ऑफ पोर्टेबल वाटर कर सकते हैं। तो एक तो समस्या एनजीटी की या सीपीसीबी नॉर्म्स की दूर होगी, और दूसरी तरफ हमारे रेवेन्यू पॉट में भी कुछ आएगा, हमारे लोगों को काम मिलेगा। नेक्स्ट। सो मैं मंत्र की बात करूं या ये बात करूं कि मेरे को कैसा दिखता है शुगर इंडस्ट्री का फ्यूचर, या मेरे हिसाब से शुगर इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज वही है कि अंडे की या मुर्गी की बात करूं, अगर गन्ने में ही चीनी नहीं होगी तो सबसे बेसिक चीज तो वही है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। स्टेट पे ही ये मान लें कि स्टेट की ये सबसे अच्छी फैक्ट्री है, इसके लॉसेस, रियल लॉसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लॉसेस, आरटीएचसी में देने वाले लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रियल लॉसेस ये है, रियल एनर्जी कंजम्पशन ये है, रियल यूटिलिटीज का कंजम्पशन ये है, हम इसके बराबर आएंगे। वैल्यू एडिशन करें, फ्लेक्सी फैक्ट्रीज की कल्पना करें, मल्टी प्रोडक्ट की कल्पना करें, और कम से कम आपने देखा कि हम 30 रुपए कुंटल से लेकर 55 रुपए कुंटल पहुंच सकते हैं कि अगर हम केवल को जनरेशन और इथेनॉल का मैन्युफैक्चर कर लें। लेकिन मोलासेस की लिमिटेड अवेलेबिलिटी को देखते हुए ये जरूर कंसेप्चुअलाइज करें कि इसके संग में अल्टरनेट फीड स्टॉक्स भी इस्तेमाल करें। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड एज हाउ आई लुक एट द शुगर इंडस्ट्री। If you have got any questions on this one, you may ask. Wonderful. Cooperative sector, जी. and we are having 23 units which are running nowadays. Out of these, only 3 are of high pressure boilers connected with high process boilers, and other factories capacity is 2,500 or 1,250 TCD. So is it possible to get profit with these units which are under capacity or low capacity? देखिए, खाली if I talk about cogeneration alone in isolation, your factory will come out from the red, because first thing I am not aware कि how much loss you are incurring on that unit. उस फैक्ट्री के लिए मैंने जैसे सबसे पहले बताया, आपके लिए सबसे पहली चीज है कि उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी रिकवरी क्या है, बिकॉज बेसिक इज योर शुगर कंटेंट, द शुगर विच यू आर प्रोड्यूसिंग। बाकी चीजें तो आप 30 से लेके 55 तक ही तो आ सकते हो ना। अगर आप प्राइमरी बाई प्रोडक्ट 30 रुपए पर क्विंटल अर्न कर रहे हो तो 55 रुपए पर क्विंटल अर्न कर सकते हो। बात यह है कि आपकी जो फैक्ट्री है 2500 टन की, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन एक दूसरी किसी भी यूनिट के मुकाबले कम है। हाई प्रेशर कोजेनरेशन में अगर आप जाना चाहोगे तो आपको कितना उसमें फायदा होने वाला है, दैट इज टू बी सीन। डॉक्टर साहब, मैं धामपुर चीनी मिल से हूं, और जितना आपने प्रकाश डाला है बाई प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी और फैक्ट्री को कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, इसमें हमारे पास कोजेनरेशन है, हमारे बॉयलर की जो 105 kg प्रेशर है, हमारे पास बायो गैस जनरेटर है, हमारे पास सारी
इंटीग्रेटेड सारी प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन जो आज के डेट में जो जेन्युइन समस्या है वो ये है कि हम अपने प्लांट को तो एस्टेब्लिश कर दिए, लेकिन उसमें जो चलाने की जो दिक्कतें हैं, जैसे एनजीटी बीच में आई है, उसके जो नाम्स हैं वो एक ऐसे नाम्स हैं कि जिसको हम फेजेज में तो कर सकते हैं, लेकिन एकाएक कि नहीं आप ये करके चलाएं, नहीं तो बंद कर दीजिए। तो वो सब चीजें ऐसी आ रही हैं हम लोगों के सामने कि इस पर जो है मैं माननीय केन कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों के ऊपर भी एक बार सेमिनार बुलाया जाए और ये देखा जाए कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम एथनॉल का डिस्पैचेज करते हैं, हमारे को उसमें फिक्स है कि कितने दिन में आपको ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ भेजना है। उसमें क्या होता है कि हम उसके प्रक्रिया में ही लगे रहते हैं। 90 से 95 दिन तक का उसकी प्रक्रिया है और हमको 12 महीने में वो नहीं देते हैं, तो 10% का उसका हमें वो। साहब आपकी जो बातें आप कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस समय कोई प्रॉपर फोरम नहीं है जिसपे कि हम एनजीटी के बारे में या किसी के बारे में कमेंट कर सकें। नहीं, दूसरी बात, मैंने अपने जो प्रेजेंटेशन था उसमें आपको सबसे पहले 3 P ही बताए थे, पॉलिसी और प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफिकेशन है, इन 2 के बारे में हम चर्चा करते थे कि मैं सोचता था कि मैं पॉलिसी के बारे में बात करूं, क्योंकि जब भी किसी भी फोरम पे बात होती है ना, तो मोलासेस यूटिलाइजेशन से लेके जो आप कह रहे हैं लिफ्टिंग की, वो सभी की बात होती है। तो दोज इश्यूज आर टू बी एड्रेस्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप इस स्टेट्स की बात करेंगे, दूसरी स्टेट की बात करेंगे। अभी मैं 2 दिन पहले एमपी में था, एमपी में हम एक सेमिनार कर रहे थे और वो भी इसी प्रोडक्टिविटी के ऊपर था। उन्होंने अपना कंसर्न ये बताया कि साहब हमारे यहाँ तो एथनॉल बनाने की परमिशन ही नहीं है, आप तो लंबा चौड़ा भाषण देके चले जा रहे हैं कि 42 रुपए लीटर का और इसको 235 लीटर की यील्ड, दुनिया की चीजें हैं। लेकिन वी आर हैविंग द प्रॉब्लम्स विद द स्टेट गवर्नमेंट कि हमें एथनॉल बनाने की परमिशन नहीं मिल रही है एंड अवर एप्लीकेशंस आर पेंडिंग विद देम। सो you know, these are the issues which are to be addressed, and for that I think we are here to discuss all this. फिर कमिश्नर साहब हैं, आपकी बात को ध्यान देंगे, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं कि इश्यूज बिफोर द इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी एक बार एक इस तरीके की वर्कशॉप हो और एक ओपन फोरम हो जिसमें की बात कहने का, सुनने का मौका मिल जाए। जी जी, थैंक यू। एक और बात इसमें मैं जोड़ूंगा, जो आपने कहा था कि 2 से 18 जो बना, उसका भी एक केन कमिश्नर साहब बैठे हुए, मैं उसको भी हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो 2 से 18 जब हमने इंडस्ट्री करी, तो उस समय हमने फंड जनरेट किया, फंड पारो किया और इस बेसिस पर किया कि हमें इंसेंटिव मिलेगा। वो इंसेंटिव हम लोगों को नहीं मिली और आज उस डेफिसिट को आज हम लोग मीट आउट नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों की कमर टूटी हुई है, जो मेन वजह है जो 2 से 18 का है। धन्यवाद। ठीक है, वो डिफरेंट हुआ। एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे अपने एकेडमिक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई। डॉक्टर साहब, आपने अभी डायरेक्टर साहब ये कहा था कि जो एक्स्ट्रा चीनी आप बनाते हैं, आपने एक 600 और कितना अल्टीमेटली वो 120 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल yes. ऐसा कुछ आपने 20 लाख टन से 20 लाख टन अगर चीनी डाइवर्ट करते हैं तो 120 करोड़ लीटर। हाँ, ऐसा कुछ था। उसका मैं ये सिंपल सा समझता हूँ, जो जूस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उस जूस से चीनी ना बना करके आप एथेनॉल बना लें, या उसका जो मोलास बनेगा उससे फिर आप एथेनॉल बनाएं। क्या जूस से वैल्यू एडिशन पॉइंट में, जब आप उसका 35% वाटर शेयर को भी आप बॉटलिंग प्लांट की तरफ ले जा रहे हैं, एक मार्केटिंग और है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों ने सबने मट्ठा वाले वो ग्लास पिए होंगे ना मार्केट में जाकर के, पैकेज होता है मट्ठे वाला, छाछ। इस गन्ने के जूस को हम इस पैकेज के रूप में क्यों नहीं बेच सकते? 2 चीजें हैं उसमें। बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया। एक ओंजस कंपनी है जिसने कि लॉन्च किया था बॉम्बे मार्केट में। पाकिस्तान ने इसको रसिक के नाम से लॉन्च किया था आज से करीब 1.5 साल पहले। 2 चीजों की प्रॉब्लम है, कीपिंग क्वालिटी, क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है,
शुगर को अगर आप 66% सॉलिड कंटेंट के ऊपर अगर आप रखेंगे तो वो एज उसकी शेल्फ लाइफ या उसकी कीपिंग क्वालिटी रहेगी। अदरवाइज इसमें वाटर कंटेंट आपके 17-18% इसमें सॉलिड है, तो 17-18% सॉलिड होने के कारण अगर आप इसका पास्चराइजेशन वगैरह करने की कोशिश करेंगे, आप कीपिंग क्वालिटी तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी नेचुरल एरोमा और टेस्ट बदल जाता है। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर तमाम सारा काम किया। आज की तारीख में हमारे यहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे केवल इसी पे काम हो रहा है कि प्रिजर्वेटिव्स हम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, फ्रॉम एस्कॉर्बिक एसिड टू सेटोइम मेटाबाइसल्फाइड, तमाम तरीके के प्रिजर्वेटिव 75 डिग्री पे करें, 80 पे करें, रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस पे करें। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको 3 महीने 4 महीने तो रख लें, 6 महीने भी रख लें, लेकिन उसकी नेचुरल एरोमा और टेस्ट बदल जाती है। तो स्टिल वी हैव नॉट फाइंड एनी ब्रेक थ्रू इन दिस वन। और ये चीज हो, अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत मुश्किल है कि अभी तो 100 लीटर की जो नॉर्म्स थे पहले वही अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो 40 लीटर कैसे अचीव होगा? डायरेक्टर साहब से कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि ये स्टेट गवर्नमेंट से इंसेंटिवाइज होना चाहिए, तब जाके उनको तो बैठने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।